नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के परम बलिदान से मिली है। यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। उनका बलिदान ही हमको स्वतंत्रता दिया है, इसकी कीमत हमें हमेशा जानते रहना चाहिए। उन महान बलिदानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और स्वतंत्रता का असली मूल्य तब होगा जब उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, उनके वारिसों को कहीं ऊंची मकाम और शानदार सम्मान दिया जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जितने लोगों ने भाग लिया है, उनके परिवार आज मुफलिसी में जी रहे हैं, भूखमरी के शिकार हैं। और जिन लोगों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, वो आज तक सत्ता पर, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर सत्ता पर काबिज हैं और देश का दोहन कर रहे हैं। यह एक लंबी बहस है, इसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। इस पर चर्चा करने से बेहतर है कि हम स्वतंत्रता को सलाम करें और स्वतंत्रता में भाग लेने वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को बारंबार प्रणाम करें। मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के में जो परंपरा है, लाल किला के प्रचीर से भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अमूमन इसमें पक्ष विपक्ष, निष्पक्ष और देश दुनिया के सभी लोग आते हैं। लेकिन आज एक अनहोनी हुई, मैं इसको अनहोनी कहूंगा। मूर्खता मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मूर्ख नहीं है, उनको मैं मूर्ख कहने की औकात में नहीं हूं। वो बड़े ज्ञानी आदमी हैं। मेरी जितनी आयु है उससे थोड़े ही से कम उनका अपना राजनीतिक अनुभव है और संसदीय अनुभव है। उन्होंने संसदीय हाँ बाबू, शुभ आशीर्वाद। उनका जो संसदीय ज्ञान है और अनुभव है वो मेरे आयु के करीब करीब समकक्ष है, तो उनको मूर्ख कहने की मेरी औकात नहीं है। भारत के सबसे पुरानी पार्टी और अब भी जनाधार में बेशक भारतीय जनता पार्टी आपको दिख रही हो, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक एक एक गांव में अगर खोजेंगे तो बहुत ऐसे गांव होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस का कोई न कोई सदस्य उस गांव में आपको मिल जाएगा। ऐसे देश के सबसे बड़े पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं क्या कहूं, या मैं आपको छोड़ता हूं। उन्होंने आज लाल किले पर ना जा करके एक स्पेस दे दिया, एक मौका दे दिया, एक मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को आपके विरुद्ध पुनः एक बार बोलने के लिए, लामबंद होने के लिए, देशवासियों को बरगलाने के लिए। आज आपके न जाने से यह बात साबित हुआ कि आप शायद यह देशवासियों को बताना चाहते हैं कि लाल किला के उस प्राचीर से, जहां से देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी के पूज्य पिताजी ने उसका निर्माण किया था, जिस पर उनका बेटा आज बोल देश को संबोधित कर रहा है। आप इसीलिए वहां नहीं गए। या भारत का स्वतंत्रता को सिर्फ नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता मान रहे होंगे और आप ये मान रहे होंगे कि भारत की स्वतंत्रता नरेंद्र मोदी की पपौती है, उन्होंने इसको प्राप्त किया है, तो मैं मोदी और भाजपा में क्यों जाऊं? यह बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। जो बयान आया है जो समाचार चैनलों पर, हालांकि किसी का बोलता बयान या लिखित बयान नहीं आया है, बट समाचार चैनलों ने बताया कि कांग्रेस ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। जिस मंच पर दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित आदमी मौजूद हो, जिसकी सुरक्षा एसपीजी जैसे दुनिया की टॉप चपल सुरक्षा कर्मियों और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों के जिम्मे हो, वहां पर कोई आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो अब उसके ज्ञान पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस अध्यक्ष, गांधी परिवार और उन तमाम लोग जो वहां पर नहीं गए, उन लोगों को मैं लालत मलालत भेजता हूं और इसका घोर विरोध कर रहा हूं। इस बात का विरोध आप भी करें, क्योंकि यह उचित बात नहीं है। कांग्रेस जैसे बड़ी और पुरानी पार्टी को राष्ट्रीय पर्व पर गैरहाजिर रहना और उसमें सहयोग न देना उनका मखौल ही उड़ाएगा, राष्ट्र में सम्मान नहीं पा पाएंगे। यह बात मैं दावे के साथ, जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। खैर,
आज जो महत्वपूर्ण बात रहा माननीय प्रधानमंत्री का, अपने 90 मिनट के करीब भाषण में उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। वो ब्रह्मा के भाई जैसे खुद को प्रस्तुत किए, बोले अगले साल भी मैं ही बोलूंगा, मैं इस पर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगले बार आप बोलेंगे ये आपको कैसे पता है? अगले बार चुनाव है, चुनाव में आपको जाना है, तो क्या है आपको ईवीएम पर भरोसा है कि वो आप ही के पक्ष में मतदान करेगी, या आपको देशवासियों पर भरोसा है, या खुद पर घमंड है? यह बात मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह बोलने लायक नहीं है, यह उचित मुझे नहीं लगा कि प्रधानमंत्री कहेंगे कि मैं अगले बार मैं ही बोलूंगा। हाँ, वो यह कहते कि भाई मुझे जनता पर बहुत भरोसा है और जनता जनार्दन है, और जो मुझे प्यार मिल रहा है उसे लग रहा है कि अगला साल क्या अगले 10-20 साल तक मैं ही बोलूंगा, तो यह कुछ समझ में आती। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा, इस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात जो कहा, मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूं। पहली बार लाल किला के प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री कोई यह संबोधित किया हो कि मेरे 150 करोड़ परिवारजन। पूरी मेरी जो संबोधन है, पूरा मेरा जो बात है, इसी शब्द पर है। देखिए, कानूनन, व्यवहारिक और सामाजिक भारत का प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तकनीकी रूप में बेशक राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माना जाता हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में भारत का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा सिविल अथॉरिटी, सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो इस सरकार में। वह पूरे समस्त भारत वर्ष का प्रधानमंत्री है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। मतलब जो राष्ट्रपति इस देश में रहते हैं उनका भी वो प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति का भी प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश का भी प्रधानमंत्री है, चुनाव आयुक्त का भी प्रधानमंत्री है, पुलिस कप्तान का भी प्रधानमंत्री है, नेता विपक्ष का भी प्रधानमंत्री है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी प्रधानमंत्री है, अखिलेश मुलायम, टी बालू, टी रामास्वामी से लेकर के डी राजा, सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अगर प्रधानमंत्री सबको अपना परिवार मान रहे हैं तो यह उनका बड़कपन है और उनको मानना भी चाहिए। इसको बड़े सहिष्णु दिल से और खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, और इस बात पर इतराना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से आधिकारिक कार्यक्रम में 150 करोड़ लोगों को अपना परिवार कहा। और वो कह सकते हैं क्योंकि उनका खुद कोई परिवार नहीं है, उनका कोई बेटा बेटी नहीं है जिसको वो राजनीति में आगे लाना चाहते हैं, तो उनका 150 करोड़ लोग परिवार है, यह माना जा सकता है, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। यही बात अगर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसे लोग लाल किला के प्राचीर से कहते, हालांकि इसके दूर दूर और बहुत दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है कि ये लोग कह पाएंगे, लेकिन अगर वो कहते कि मेरे परिवारजनों, तो ये बात मजाक लगती, क्योंकि मलाई उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को देना होता है, 150 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाने जैसी बात लगती। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो यह सत्य है कि वो 150 करोड़ को अपना परिवार मान रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का कोई परिवार नहीं है, समस्त देशवासी ही उनके परिवार है। इसमें रत्ती भर भी, लेस मात्र भी मुझे संदेह नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। अब जो उन्होंने 3 चीजों से होशियार रहने की बात कही है, जिन चीजों से लड़ाई लड़ने की बात कही है, वो 2 चीजों पर मैं बाद में आऊंगा। पहला ही बात जो मैंने करा, परिवारवाद। अब समाचार चैनल पर, मैं भी 2-3 समाचार चैनलों को बुलाया गया था, मैं भी कहा था कि भाई परिवारवाद परिवारवाद। कई लोगों ने कहा भाई राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, वो परिवारवाद नहीं दिखता, शरद पवार का भतीजा है, अभी अभी उन्होंने उनको पार्टी में शामिल किया, उनका नहीं देखता, हरियाणा में जो जे पार्टी है, देवीलाल जी का पोता है, वो इसमें परिवारवाद नहीं आता है, वगैरह वगैरह। अब इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें जनता जनार्दन है, मतदान के माध्यम से चुन करके भेजने की प्रक्रिया होती है। आप यह कह सकते हैं कि परिवारवाद का मतलब है कि आप टिकट आसानी से पा गए, यह संभव है और होता भी है, क्योंकि राहुल गांधी को वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी जब उनको पहली बार अमेठी से टिकट मिला। शायद पंकज सिंह को भी यह ना करने की पड़ी हो जब उनको नोएडा से टिकट मिला। अखिलेश यादव को तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी होगी, अभिषेक बनर्जी को भी नहीं करनी पड़ी होगी, अभी जो स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है इसको भी नहीं करनी पड़ी होगी। यह बात बिल्कुल सत्य है।
लेकिन यह सब लोग चुनाव जीत करके आए हैं, मतलब जनता ने इनको वोट दिया है। तो फिर आप जनता के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भाई जनता आपको मतदान दी है, मतलब जनता बेवकूफ है। फिर परिवारवाद के आड़ में आप जनता को ही नकारा घोषित कर रहे हैं। यह बात कहां तक सही है और क्यों इसको सही कहा जाए? लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, थोड़ा विभेद है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं राहुल गांधी। राहुल गांधी का परिवारवाद का मतलब है कि जो पार्टी में अमेठी से टिकट के लिए प्रयास कर रहा होगा और जिस पर जनता भरोसा करना चाह रही होगी, उसका अधिकार मारा गया। राहुल गांधी बिना संघर्ष टिकट पा गए और चूंकि कांग्रेस को लोग मतदान देना चाहते थे, ए को ना देकर के बी को दी, और राहुल गांधी उसी मतदान के सारे जीत करके संसद में पहुंच गए। तो उन्होंने अपने पार्टी के अंदर संघर्ष को कुचला और उस संघर्षशील इंसान जो इस स्थान पर चुनाव लड़ करके आगे बढ़ता, उसका अधिकार मारा है आपने। यह बात भी है। लेकिन उससे ज्यादा जो खतरनाक बात है जिसकी इशारा प्रधानमंत्री ने किया है, जिस पर मैं भी कुछ बात करना चाहता हूं, वो परिवारवाद की डिफरेंस समझिए कि पंकज सिंह के परिवारवाद, देवीलाल के परिवारवाद और परिवारवाद में क्या अंतर है, वो आपको सिलसिलेवार बताता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता में भाग लेने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू से शुरू करते हैं। मोतीलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपने बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना सत्ता हस्तांतरित किया, बैटन ट्रांसफर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटिया इंदिरा गांधी को किया, इंदिरा जी ने राजीव गांधी को किया, राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को दिया, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को किया। अब राहुल गांधी प्रियंका को कर रहे हैं, बातचीत चली रही है। हो सकता है इस बार प्रियंका चुनाव मैदान में आ जाए। परिवारवाद यह है जहां डिक्टेटरशिप है, मतलब आज मल्लिकार्जुन खड़गे बेशक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हों, लेकिन वो इस हैसियत में नहीं है कि वो गांधी परिवार के विचार, इशारा और उनके निर्णय के विरुद्ध चले जाएं। यह नहीं, यह परिवारवाद है और यह परिवारवाद खतरनाक है, जिसमें लोकतंत्र डेवलप ही नहीं हो सकता क्योंकि परिवार नहीं चाहता। चमचागिरी में कहिए, समर्पण में कहिए, या आप अक्षम है इसलिए कहिए कि लोग कहते हैं कि नहीं जी गांधी परिवार में गांधी के अलावा कांग्रेस की बागडोर संभालने की शक्ति किसी में नहीं है, या वो लोग भी कहते हैं जिनका उम्र राहुल गांधी के दादाजी परदादाजी के बराबर है, जो इंदिरा जी के साथ काम किए हैं, जो राजीव गांधी जी के साथ काम किए हैं, वो भी राहुल जी को कहते हैं कि राहुल जी में क्षमता है। परिवारवाद का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी और तेज प्रताप जो निहाय की बैल है, उन लोगों का राजनीति में लालू के वजह से टिके हुए हैं, नहीं तो ज्ञान विज्ञान में बैल भी उनके आगे ज्यादा बढ़िया है। बेबुद्धि वाले लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कह रहा है कि तेजस्वी जी में जनता का क्रेज है। यह बात परिवारवाद को नुकसान पहुंचाता है। जहां बिहार जैसे प्रतिभा संपन्न राज्य में एक अंगूठा टेप मुख्यमंत्री बन गई क्योंकि वो लालू प्रसाद की पत्नी थी, एक अनपढ़ बेवकूफ उप मुख्यमंत्री बन गया क्योंकि वो लालू प्रसाद का बेटा था, शायद वो मुख्यमंत्री भी बन जाए क्योंकि वो लालू प्रसाद का बेटा है। यह परिवारवाद खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो गई है। खाता ना बही, जो परिवार के मुखिया कहे वही सही, चाहे वो गांधी परिवार में हो, अखिलेश के पास हो या लालू के पास हो या और भी नाम दूंगा। परिवारवाद का खतरा परिवार के अंदर ही कितना खतरा है, यह एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से है। आप कह सकते हैं कि परिवारवाद में परिवार का वर्चस्व के आगे कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आज समाजवादी पार्टी में देखिए कि वर्चस्व की लड़ाई इतनी निचले और ऊंचे स्तर पर चली गई है कि अपना ही चाचा और अपने ही भतीजे में सत्ता संघर्ष चल रहा है और भतीजे ने चाचा को पटकनी दे दी अपने पिताजी की मदद से। मुलायम सिंह यादव का सहचरी मतलब बिल्कुल दाहिना हाथ थे, बल्कि मैं कहूंगा कि सांस, नाक, कान, गला सब कुछ थे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव के बगैर मुलायम सिंह यादव कुछ भी नहीं थे। उस शिवपाल यादव को जब मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका अंत सामने दिखने लगा तो उन्होंने अपने परिवार के राजनीति को आगे बढ़ाते हुए बेटे को सत्ता हस्तांतरित किया। वो सारा धोबिया पाट अपने भाई के विरुद्ध चले जिससे उनके भाई का राजनीतिक सत्यानाश हो जाए और उनका बेटा सर्वोपरि हो जाए, और यह हुआ। आज शिवपाल यादव लाचारगी की स्थिति में है।
खुद भी कुछ नहीं कर सकते। परिवारवाद में यह खतरनाक है कि परिवारवाद की लड़ाई इतनी निचले स्तर पर आ जाए कि परिवार में दो लोग हैं तो एक आदमी की वर्चस्व पर दूसरा आदमी समर्पण कर दे या समर्पण करने पर मजबूर कर दे। वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है और हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। यह परिवारवाद खतरनाक बात है। अब आप कह सकते हैं कि भाई इतना देर बोले आप भाजपा के परिवारवाद को नहीं बोल रहे। शुरू करते हैं भाजपा पर। देखिए, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि राजनाथ सिंह के बेटा होने के नाते उनको नोएडा से टिकट मिल गई हो और नोएडा से टिकट मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वो लगातार चुनाव जीत रहे हो, यह भी संभव है। लेकिन योगी मंत्रिमंडल में वो मंत्री नहीं बने। परिवार की वर्चस्व इतना नहीं है कि उनके नकारेपन को ढकते हुए मंत्री बना दे। हालांकि पंकज बड़े काबिल आदमी है और रिकॉर्ड मत से नोएडा से जीतते हैं। अभी नोएडा में, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मत से पंकज सिंह जीते हैं। लेकिन राजनीति में इनका परिवार का दबदबा इस हैसियत में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घोषित कर दिए जाए। आम कार्यकर्ता की तरफ से वो संघर्ष कर रहे हैं, चुन करके गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को उन पर भरोसा नहीं था या इच्छा नहीं था, वो मंत्री पद का शपथ नहीं ले पाए। जबकि दयाशंकर पहली बार चुनाव जीत कर गए, मंत्री बन गए। इनके पहले स्वाति, उनकी पत्नी, पहली बार चुनाव जीत के मंत्री बन गई, अभी भी मंत्री बने। हमारे यहाँ का अर्नव शुक्ला पहली बार चुनाव जीत करके आया, मंत्री बन गया। इस तरह के कई उदाहरण हैं जो पहली बार चुनाव जीत के मंत्री बन गए। लेकिन परिवार के वर्चस्व के नाम पर पंकज अभी तक मंत्री नहीं बन पाए हैं। नोएडा की जनता का इतना प्यार है कि अगर भाजपा वहां से किसी और को टिकट देगी तो कैंडिडेट हार जाएगा, क्योंकि वो कैंडिडेट पंकज पर भरोसा करते हैं। उन्होंने अपने बल पर, अपने काम पर, अपने सेवा भाव पर नोएडा की जनता में विश्वास कायम कर रखा है। उसी तरह से और लोग हैं जो परिवार के लोग हैं, लेकिन वो डिक्टेटर नहीं है। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जो चाहे वही होगा और उनके मर्जी के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिल सकता, यह नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद कहीं नहीं है, यह बात आपको साबित करता है, क्योंकि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा यह किसी को पता नहीं। हो सकता है आप भाजपा के प्राइमरिक सदस्य हो और आपको अध्यक्ष बना दिया जाए। जेपी नड्डा का बेटा अध्यक्ष नहीं बनेगा, यह तो लिखित गारंटी है। अब कौन बनेगा उसके पिता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग अध्यक्ष बने, जहां तक मैं जेपी नड्डा से शुरू करते हैं, जेपी नड्डा के पिताजी राजनीति में नहीं थे। इसके पहले अमित शाह थे, अमित शाह के पिताजी राजनीति में नहीं थे। उसके पहले राजनाथ सिंह के पिताजी राजनीति में नहीं थे। उसके पहले बंगारू लक्ष्मण थे, अडवाणी जी थे, कुशाभाऊ थे, जनाब रेड्डी थे, ये वेंकैया नायडू साहब थे। मतलब जो लोग भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, उनके पिताजी राजनीति में नहीं थे और उनका बेटा अध्यक्ष नहीं बना। तो यह परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। परिवारवाद कहा जाएगा कि मोतीलाल से जवाहरलाल, जवाहरलाल से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से राहुल गांधी, राहुल गांधी से प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी के बाद प्रियंका गांधी का बेटा, और मुलायम सिंह से अखिलेश, अखिलेश के बाद डिम्पल, डिम्पल के बाद वो जो दोनों बच्चे हैं, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखें, वो बनेंगे। ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनेगा, करुणानिधि के बाद स्टालिन बनेगा और स्टालिन के बाद उसका बेटा बनेगा। कोई तीसरे में विचार ही नहीं हो सकता। डिक्टेटर है, उनके आगे कोई प्रश्न नहीं खड़ा सकता। खाता ना भाई, जो परिवार का मुखिया कहे वही सही। यह परिवारवाद है और यह खतरनाक है, क्योंकि यह परिवार के हितों की पोषण के लिए आम जनता के हितों की बलि चढ़ा देते हैं। ऐसे बेमेल गठबंधन करने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि परिवार की साख बनी रहे और परिवार की घोटाला छपी रहे, दबी रहे, क्योंकि सत्ता में हम बने रहेंगे। इसीलिए कभी जो पार्टी पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के विरोध करती है, दिल्ली में एक दूसरे के साथ है। जो पार्टी केरल में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी है, वो दिल्ली में एक दूसरे के साथ है। जो पार्टी बिहार में सब फुटबॉल कर रही है, दिल्ली में एक दूसरे के साथ है। यह समझौता के विरुद्ध सोचने की निर्णय जो होती है, वो जो उसके विरुद्ध सोचा जाता है, यह परिवारवाद घातक है और हमको इसी का विरोध करना है। मोदी जी इसी के विरोध की इशारा कर रहे थे। मित्रों, भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है। भ्रष्टाचार पिछली सरकार के चरम पर था और 10 साल में लोग त्राही त्राही करने लगे थे। मैं यह दावे से तो नहीं कह सकता कि सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन यह दावे से कह सकता हूं कि 10 साल में कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष भी नहीं उठा पाई है। क्योंकि अब तक विपक्ष ने भी जो इल्जाम मोदी पर लगाए हैं या योगी पर लगाए हैं, वह यह कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक हैं, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप जातीय लड़ाई लड़वा रहे हैं, फलाना फलाना फलाना, ढिमाका ढिमाका ढिमाका।
लेकिन किसी भी विपक्ष के लोगों ने भी कोई घोटाले का इल्जाम नहीं लगाया कि फलाना सौदे में घोटाला था, फलाना सौदे में घोटाला था, फलाना सौदे में घोटाला था। बल्कि सीएजी ने कुछ घोटालों की तरफ इंगित किया है और वो जांच हो रहा है। और मैं सीएजी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सरकार के विरुद्ध भी घोटाला खोलने का साहस किया। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो विपक्ष का इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी ने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को कब्जा कर रखा है, अगर ऐसा होता तो सीएजी भारत सरकार के अधीन आती है और भारत के सरकारी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी भाजपा के ही सरकार के विरुद्ध घोटाले के इल्जाम नहीं लगाती। इससे साबित होता है कि विपक्ष का इल्जाम निराधार है और आधारहीन है। सारी इंस्टीट्यूशनल बॉडी स्वतंत्र है और जहां उनको एक्शन लेना की जरूरत पड़ती है वो निर्विवाद रूप से लेते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है। मित्रों, परिवारवाद का मुकाबला आपको करना है, क्योंकि लोग आप ही के कंधे पर बंदूक रख के कहते हैं कि चुनाव तो जनता जिताती है। एक बार आप परिवारवाद के लोगों को हरवाइए ताकि आम जन जो पार्टी में संघर्ष कर रहा है वो आगे आए और लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि परिवार मजबूत होने से लोकतंत्र कमजोर होता है और हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने की कोई काम नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाओं के साथ तमाम उन स्वतंत्रता वीरों को मैं झुक के प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और महान स्वतंत्रता सेनानियों को बार बार नमन, बार बार वंदन।